हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 29th जून। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने कुछ पैकेजेस अनाउंस किए हैं। अभी पैकेजेस क्या कहाँ तक पहुंचते हैं कहाँ तक नहीं, वो बात की बात है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स इसमें से। एक तो आपसे पूछ सकते हैं कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है। ये भी नहीं पूछेंगे तो एक मैं आपको बताता हूँ क्या पूछ सकते हैं। इसमें क्या है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है कि इसमें आपको बिना गारंटी बिना कोलेटरल दिए आपको क्रेडिट मिलेगा टू एमएसएमईज, बिजनेस एंटरप्राइजेस या जो मुद्रा उसमें बोरोवर्स हैं। अब आप सोचना चाहिए कि वो जो गारंटी है वो कौन दे रहा है। क्वेश्चन ये बन सकता है, आपसे नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस। तो याद रखिएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनीज एक्ट 1956 में 2014 में बनाई गई थी और इसको एस्टैब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। और ये होली ओन्ड कंपनी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ही एक्ट करती है ट्रस्टी, क्योंकि देखिए क्या है, बिना कोलेटरल के अगर आप जाते हैं या बिना किसी सिक्योरिटी के अगर आप जाएंगे बैंक में पैसा लेने, तो बैंक को तो सिक्योरिटी चाहिए ऑब्वियसली पैसा देने के लिए। तो बेसिकली ये आपके बीच में एक रोल प्ले करता है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। वो कहता है भैया इसकी सिक्योरिटी मैं समझ लो, अगर कोई दिक्कत आई तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो आपसे अगर पूछा जा सकता है तो ये चीज़ पूछी जा सकती है। बाकी उस पैकेजेस को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर भी हमने देख लिया था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे ना आपने देखा होगा सेडिशन को लेके बहुत अच्छा दिया हुआ था। अब क्या है कि वो इनफ नहीं है। क्या होता है कि देखिए जब भी हिंदू के पास कुछ और आर्टिकल छापने को नहीं होता, वो एक सेडिशन का एक आर्टिकल जरूर दे देते हैं। अब उसके लिए हमें थोड़ा सा सेडिशन जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पुराने लेक्चर्स आप सुन लीजिए, आपको बहुत इजी रहेगा, बार बार नहीं सुनना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखिए सेडिशन और सेडिशन लॉ हिस्ट्री क्या है, पहले हमें जब भी लिखना होगा तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखनी होगी। हार्डली 30 सेकेंड्स या 1 मिनट का होगा, आप 10 फरवरी को सुनिए। उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन जो आज आया हुआ है ना, बिल्कुल सेम ऐसे एक आया हुआ था एडिटोरियल डिस्कशन, जिसमें केदारनाथ केस और उसके बाद आर्टिकल 19 को कैसे हार्म करता है, सब कुछ आया हुआ था। तो ये 23 फरवरी के एनालिसिस में आप सुन सकते हैं। और कोर्ट्स ने क्या कहा है सेडिशन को लेके, और कोर्ट्स ने क्या कहा है जर्नलिस्ट की स्पीच को लेके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके, चाहे ये जो दुआ जी का केस था उसको बात भी अगर हम देखें, तो ये 5 मार्च और 4 जून का एनालिसिस आप सुन सकते हैं। देखिए खाली आप सोचे कि वो आर्टिकल मैं लिख दूं कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं होता है। हमने देखा था कि हमने एडिटोरियल डिस्कशन ऑन सेडिशन जब की थी, उसके बाद भी हम जो डेली टू डेली कोर्ट्स की क्या कहना है, क्या उसका कहना है, वो हम नोट डाउन करते हैं, तो वो आपके पॉइंट्स को बढ़ा देगा। तो सिर्फ इस एडिटोरियल को मत पढ़िएगा, ये 4 लेक्चर्स आप सुन लीजिए, बहुत एक अच्छा आपको आपका आंसर बन जाएगा। और अगर क्या होगा कि जब तक आप मेंस देने जाएंगे ना, कुछ हो सकता है एग्जाम्पल्स और आए, वो भी एग्जाम्पल्स हम ऐड करेंगे। और आपको बार बार एक बार ये एडिटोरियल डिस्कशन सुन लेंगे, नोट्स बना लेंगे बहुत अच्छी तरह, उस पर दोबारा दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या है, ये थोड़ा सा एक एडिटोरियल था प्राइवेटाइजेशन को लेके। थोड़े प्रॉस दिए हुए हैं प्राइवेटाइजेशन के, थोड़े कॉन्स दिए हुए हैं, दोनों पॉइंट्स देखते हैं। मैंने बिल्कुल पॉइंट वाइज बनाया है, ऐसे ही आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ कैटेगरी ऑफ एंटरप्राइजेस है जो हमारी बहुत टाइम से सिक है, मतलब ये लगा के चलिए जो प्रॉफिटेबल नहीं है, नुकसान पे नुकसान दे रही है। अब क्या है कि उनकी टेक्नोलॉजी, प्लांट्स, मशीनरी भी पुरानी हो चुकी हैं। उनके जो मैनेजरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं दे हैव ऑल्सो एट्रोफाइड। एट्रोफाइड मतलब होता है कि इनएफिशिएंट हो गए हैं, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं उतना एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं, तो वो इनएफिशिएंट हो गए हैं। और ये यूनिट्स जो है दे आर बियॉन्ड रिडेम्पशन, इनको हम ठीक भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि उनको क्लोज करना और उसके एसेट्स को सेल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया आज के टाइम पे। मगर क्या है कि गवर्नमेंट्स क्यों नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इन एंटरप्राइजेस में जो लेबर है दे हैव अ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनका एक अपना वोट बैंक है, उनकी अपनी एक मजबूरियां हैं, क्योंकि एकदम से लग जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर कि भैया तुम तो सोशल कॉज नहीं करते। तो उस वजह से क्लोजर प्रिवेंट हो रहा है। बट हमें थोड़ा सा टाइम बाउंड मैनर में, हमें थोड़ा सा लेबर का सोचते हुए कि लेबर के साथ कैसे हम उनको कहीं और एडजस्ट कर सकते हैं या क्या हम उनके लिए कर सकते हैं, करते हुए हमें ये करना ही होगा। हमें इसकी मशीनरी एज अ स्क्रैप बेच सकते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास बहुत वैल्यूएबल लैंड, क्योंकि आजकल आपको पता है लैंड की वैल्यूज बहुत बढ़ गई हैं, तो हम उन फिर प्लॉट्स को काट के हम अच्छी इनकम ला सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। देखिए अभी आप सोचेंगे यार लेबर को कैसे एडजस्ट करोगे। अभी हम प्रॉज लिख रहे हैं
क्या होता है कि आपने एक डिप्लोमैट बनना है ना, तो डिप्लोमैट का आंसर ही यही होता है कि पहले थोड़ा-सा प्लस बताएगा, फिर उन्हीं में से ढूँढ के नेगेटिव्स भी बताएगा। तो ये मत सोचिएगा कि अगर हम कह रहे हैं इसको बंद करना है तो हम लेबर के अगेंस्ट जा रहे हैं। हम वो चीज़ें कॉन्स में लिखेंगे, पहले प्रॉस लिखेंगे फिर कॉन्स लिखेंगे। कहता है कि उसके बाद दूसरी तरह की एंटरप्राइजेज़ हैं जो फाइनेंशियली सिक हैं। वैसे बहुत अच्छी हैं वो, बट उनके पास फाइनेंसेस की कमी है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं एयर इंडिया का या इंडियन टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, जिनके ऊपर इतना बड़ा कर्ज़ा है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि उसमें हम एक प्राइवेट मैनेजमेंट थ्रू प्राइवेटाइजेशन ला सकते हैं, या कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनर हम जोड़ सकते हैं, ताकि हम इसकी वैल्यू को रिस्टोर कर सकें इन एंटरप्राइजेस की। और ये जो होना चाहिए बहुत प्रायोरिटी पे होना चाहिए, बट इसके लिए बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे हमें। पहले तो हो सकता है ये लिखने की जरूरत नहीं है कि एयर इंडिया को डेट फ्री करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। वो देखिए, ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो भाई साहब जो जिन्होंने लिखा है वो एग्जाम नहीं दे रहे हैं। आपने एग्जाम देना तो ये मत लिखिएगा कि आप डेट फ्री कर रहे हैं, ये वो करेंगे। बस इतना ही एग्जाम्पल देना है एयर इंडिया और ये, ताकि उनको पता चले आप किस एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। कहते हैं फिर उसके बाद कुछ प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस भी हैं, बट हमें ना थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच। एक आइडियोलॉजी वाली की बजाय हमें थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी होगी जो इन प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस को लेके। जैसे हम चाइनीज के एग्जांपल ले सकते हैं, उन्होंने नर्चर किया, मतलब कहते हैं ना नर्चर करना मीन्स पाला पोसा ऐसी एंटरप्राइजेस को जो स्टेट ओन्ड थी, चाहे वो प्राइवेट वंस थी, बट वो ऐसी थी कि जो प्रॉफिटेबल थी, जो सक्सेसफुल हो सकती थी, उनको नर्चर करा। और आज उसी वजह से फॉर्च्यून 500 लिस्ट में कंपनीज जो चाइना की हैं वो 124 हैं। एक कंट्री की इतनी होना बहुत बड़ी बात है, जिसमें से 91 जो है स्टेट ओन्ड है, क्योंकि उन्होंने उन एंटरप्राइजेस को नर्चर करा जो प्रॉफिटेबल थी, जो कॉम्पिटिटिवनेस में बढ़ी थी, कॉस्ट क्वालिटी टेक्नोलॉजी में अच्छी थी। तो हमें भी कुछ ऐसा ही फॉलो करना पड़ेगा। क्या कहते हैं कि प्रॉफिटेबल पब्लिक एंटरप्राइजेस में क्या करेगी गवर्नमेंट, कर सकती है कि जब थोड़ी सी उसकी वैल्यू बढ़ जाए तो अपनी शेयर्स जो हैं ऑफलोड करने शुरू करें, और उसके बाद 51% से भी अगर कम लाना पड़े तो ला सकते हैं। हाँ, आप प्रमोटर रहिए, बीइंग इन कंट्रोल रहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको आप उसके शेयर्स बेच के कुछ अपने पास रेवेन्यू भी इकट्ठा कर सकते हैं। कहते हैं कि और दूसरा क्या है, हमें मैनेजमेंट को भी ना थोड़ा-सा लॉन्गर और स्टेबल टेन्योर्स देने पड़ेंगे। ये नहीं कि आज रखा 1 साल बाद उसको बदल दिया। क्योंकि क्या होता है कि ऐसी यूनिट्स में जब आदमी जाता है, उसको 1 साल तो ये समझने में लग जाता है कि इसके अंदर क्या-क्या कमी है, और जब वो डिसीज़न लेने के काबिल होता है ना, तो पता चलता है कि भैया उसकी ट्रांसफ़र हो गई। तो हमें थोड़ा-सा उनको लॉन्गर और स्टेबल टेन्योर देना पड़ेगा, ताकि वो आउटकम ला सकें। और हमें थोड़ा-सा उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना पड़ेगा कि आप थोड़े-से कमर्शियल रिस्क लीजिए। देखिए, बिज़नेस क्या है? बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट रिस्क। आप सोचें कि नहीं, मैं तो भैया पैसा वहीं डालूँगा जब प्रॉफ़िट होगा, आप कभी बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। थोड़ा-सा रिस्क आपको इन्वॉल्व करना ही पड़ता है, थोड़ी-सी डेयरिंग करनी पड़ती है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। अब कॉन्स इनके क्या हैं? क्या देखिए, प्राइवेटाइज़ेशन अगर हम सोचें आउटराइट, उसमें दिक्कत ये है कि हमारे पास प्राइवेट फर्म्स बहुत कम हैं, जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स को बाय कर सकें। अब उनके जो लिमिटेड फाइनेंशियल और मैनेजर रिसोर्सेज हैं प्राइवेट फर्म्स के, वो ज़्यादा अच्छे यूटिलाइज हो सकते हैं अगर वो टेक ओवर करें लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट फर्म्स जो बैंकरप्ट हो रही हैं, या बैंकरप्सी प्रोसेस से वो उनको टेक ओवर करें, वो ज़्यादा बेनिफिटेबल होगा उनके लिए। और दूसरा क्या है कि जो हमारा इंडिया जो है, एक हायर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहा है विद एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रेट्स, बट जो फॉल हो रहे हैं टाइम बाय टाइम, उसमें हमें ये करना चाहिए कि इन स्केर्स रिसोर्सेज को गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की वो टेक ओवर करे, इस बजाय क्योंकि उनको प्राइवेट एंटरप्राइजेस को लेना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को लेके नो रियल वैल्यू एडिशन टू द इकोनॉमी नहीं होगा। एक रियल वैल्यू एडिशन होना चाहिए इकोनॉमी में, जब भी कुछ हो इन्वेस्टमेंट्स, वो हम देखने को हमें नहीं मिलेगी इन द नियर टर्म। उसके बाद बोलते हैं कि हमें अपने एक लार्ज कॉर्पोरेट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो अगर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में करने, तो साथ-साथ ग्रीनफील्ड मोड्स में भी करें। ब्राउनफील्ड वो होता है जो पुराने को ही नया करना, ग्रीनफील्ड होता है बिल्कुल स्क्रैच से नया करना कुछ भी। तो हमें ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स दोनों पे ही ध्यान पड़ेगा, और वो भी डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल मार्केट भी। अब वो कहते हैं कि प्राइवेटाइज़ अगर हमारे यहाँ नहीं कर सकते तो अगर फॉरेन वालों को दें। तो कहते हैं कि अगर आप सेल कर रहे हैं फेयर वैल्यू पे या लोअर देन फेयर वैल्यू पे टू फॉरेन एंटिटीज़, तो ये एक एडवर्स इम्प्लीकेशंस होंगे, क्योंकि हम अपना एक आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक अनाउंसमेंट की है, तो उस अगर हम देखेंगे आत्मनिर्भर उसमें, तो हमारे लिए बहुत गलत होगा ये। एक एडवर्स इम्प्लीकेशंस होंगी इसकी फॉर आत्मनिर्भर, अगर हम फॉरेन को लोअर वैल्यू पे या सेल एट फेयर वैल्यू पे भी बेचेंगे तो। और हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो बेसिकली चाहिए वो ग्रीनफील्ड चाहिए, ब्राउनफील्ड नहीं चाहिए। आज के टाइम पे हमें टेकओवर्स नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक रियल इकोनॉमी में ऐड नहीं करेगा वैल्यू।
हमें चाहिए कि ग्रीन फील्ड बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी आए, एफडीआईज़ आएँ, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब चीज़ों का। उसे कहते हैं कि अच्छा तीसरा कॉन्स क्या है? क्या है कि जितने भी ये पब्लिक एंटरप्राइज़ेज़ हैं ना, ये रिज़र्वेशंस प्रोवाइड करते हैं इन रिक्रूटमेंट। मगर अगर हमने प्राइवेटाइज़ कर दिया तो ये रिक्रूटमेंट्स जो हैं, रिज़र्वेशंस जो हैं ये एंड हो जाएँगी और एक अननेसेसरीली जनरेट होगा सोशल अनरेस्ट। आपने देखा होगा नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक क्राइसिस के टाइम पे भी अगर गवर्नमेंट जो थे, गवर्नमेंट ओनर थी बैंक्स की, पब्लिक एंटरप्राइजेज़ की, तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकी ऑन द इमीडिएट बेसिस, चाहे वो मॉरेटोरियम ऑफ लोन्स था या लेबर पेमेंट्स थी या जो भी था। मगर वो सिमिलर ऑप्शन हम प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ में नहीं देखते हैं, तो वहाँ पे हमें दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है? अब क्या है कि हमें थोड़ा-सा इसको केयरफुली वॉच आउट करना पड़ेगा कि क्या डिसीज़न हमें लेना है, क्या नहीं। अब ये एक इस पे क्वेश्चन अच्छा आता है कि प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होना चाहिए या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका ज़रूर पढ़िएगा, ये 18th मार्च के एनालिसिस में है। प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स डिटेल में है, पॉइंट वाइज़ आंसर प्रोस एंड कॉन्स का बना रखा है। ये तो पैराग्राफ में बना रखा है, वो पॉइंट वाइज़ बना रखा है। प्लीज़ सुनिए और उसको एज़ इट इज़ जैसे मैंने लिखा है वो नोट चिपका दीजिए, बिल्कुल आपको अच्छे स्कोर मिल जाएगा। उसके बाद एक पेज 8 पे था अग्नि पी मिसाइल के बारे में। ये एक न्यू जनरेशन है अग्नि मिसाइल का। ये कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है, याद रखिएगा। रेंज है इसकी 1000 टू 2000 किलोमीटर। कैनिस्टराइजेशन मिसाइल का मतलब ये होता है कि वो रिड्यूस कर देता है टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च द मिसाइल और साथ-साथ उसकी स्टोरेज और मोबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। दैट व्हाट कैनिस्टराइजेशन मीन्स। कैनिस्टराइजेशन मीन्स का मतलब क्या होता है कि वो एक जो उनकी लॉन्च करने की जो टाइम लगेगा, उसको कम कर देगा। उसके बाद एक लॉन्गेस्ट अगर हम अग्नि सीरीज देखें तो अग्नि 5 है, जो उसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। और एक K4 के बारे में था, ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। K4 कौन सी है? दिस इज 3500 किलोमीटर रेंज, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसको भी टेस्ट करा गया है, अभी ये इंडक्ट नहीं हुई है किसी भी सर्विसेज में। इस टाइम हमारे पास जो न्यूक्लियर सबमरीन है जहाँ से वो लॉन्च करेंगे न्यूक्लियर मिसाइल्स, वो भी हमारे पास सिर्फ आईएनएस आर्यंत है, जो अभी सिर्फ आर्म्ड है K15 मिसाइल से। जो K15 मिसाइल्स हैं उनकी रेंज है 750 किलोमीटर्स। मगर जब ये सारी इंडक्ट हो जाएंगी तो बड़ा बेनिफिटेबल होगा हमारी कंट्री के लिए। तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए फॉर प्रीलिम्स। एक पेज 18 पे था फुकुओका प्राइज, किसको मिल रहा है किसको नहीं, पहला इंडियन है ये, ऐसा कुछ नहीं है। और ये नॉमिनेट हुए, आप सीधे सीधे ये देखिए फुकुओका प्राइज क्या है, ये एस्टैब्लिश किसने किया है, कौन सी कंट्री का है, जापान का है। और ये आउटस्टैंडिंग वर्क फॉर इन प्रिजर्विंग और क्रिएटिंग एशियन कल्चर को वालों को दिया जाता है। 3 कैटेगरीज हैं इसमें, ग्रैंड प्राइज, एकेडमिक प्राइज एंड आर्ट एंड कल्चर प्राइज। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स। दूसरा एक पेज 9 पे दे रखा था कि भैया ये जो ड्रोन अटैक हुआ है, तो उसमें कहते हैं कि आपने देखा होगा कि आजकल वो जितने यूट्यूब वाले भी हैं उनके पास भी ड्रोन मिलेगा आपको, चाहे वो कोई भी हो। तो कहते हैं कि जो ये बहुत ईजिली मिल जाता है फ्यू थाउजेंड रुपीज़ में। और ये क्या है, बहुत सीरियस डेंजर है हमारे लिए फॉर स्ट्रैटेजिक, क्योंकि ये हिट कर सकता है स्ट्रैटेजिक टारगेट्स और डैमेज ह्यूज कर सकता है, डिफेंस ऑफिशियल्स कहते हैं। तो इसके लिए जो काउंटर करने के लिए हमारे पास अगर हमें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज लेनी पड़ेंगी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिस के साथ आएंगी, एक्सपेंसिव होती हैं। क्योंकि मोस्ट पॉपुलर मेथड जो इसमें देखे गए हैं वो ये है कि आप जैमर्स लगा दीजिए, जो क्या है ना, जैम कर देंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी, ताकि जो ऑपरेट कर रहा है उसका और जो ये हवा में उड़ता है ड्रोन, उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी कट हो जाएगी। दूसरा हम क्या है कि लेज़र टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी वेपन्स, ताकि हम उसके डिस्ट्रक्ट कर सकें जो कंपोनेंट्स हैं जो उड़ रहा है, उसके मेजर कंपोनेंट्स अगर हम मतलब तोड़ देंगे मार के, तो वो गिर जाएगा या वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। दूसरा हम गन्स या मिसाइल्स या हार्ड किल ऑप्शंस भी उस पर वो कर सकते हैं इंस्टॉल। अब उसके बाद एक पेज 10 पे था, आपने देखा होगा ग्रीन पास, याद रखेगा। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि एस्ट्राजेनेका वालों को नहीं मिल रहा है, वो सॉरी कोविशील्ड वालों को, जबकि वो एस्ट्राजेनेका का ही एक रूप है। बट क्या है कि उन्होंने वो नहीं दे रहे हैं यूरोपियन वाले इस टाइम। बट हमें क्या देखना है कि ग्रीन पास क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ग्रीन पास ये कौन इशू करता है? ये यूरोपियन यूनियन इशू करती है फॉर ट्रैवलिंग। अब वो क्या है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इन मतलब टाइम टू कम हो सकता है ये कोविशील्ड को भी अप्रूवल मिल जाएगी 100%। तो उसके बाद क्या है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। जो अभी इंपॉर्टेंट है कि कोविशील्ड वालों को हो सकता है कि ये ना मिलेगी ग्रीन पास, तो थोड़ी सी टेंशन चल रही है। पूना वाला जी बात कर रहे हैं उनसे। तो जब तक हो सकता है ये अप्रूवल मिल जाए, जब तक आपका एग्जाम हो। तो ये इंपॉर्टेंट नोट मत बनाइएगा, ये जैसा मैंने आपकी रेफरेंस के लिए लिखा है, ये नोट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि ग्रीन पास किसने इशू किया, यूएस ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, यूरोपियन यूनियन ने। उस वक्त एक इंटरनेशनल पेज पे यूक्रेन का इशू था। आप देखिए यूक्रेन यूएस के साथ वहाँ पे क्या वो कर रहा है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। आपको यूक्रेन इशू पता होना चाहिए क्या है, वो 7 अप्रैल के एनालिसिस में आप सुन सकते हैं, ठीक है।
That's it for today. Thank you so much. Have a good day. Bye. Take care.